बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। आज हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐवान बाला में बड़ा धचका लगा है। दोहरी शहरियत केस में सेनेटर फैसल वावडा ताहयात नाअहल करार दे दिए गए और उन्हें यह हुक्म दिया गया कि कौमी असम्बली से ली गई तमाम तनख्वाह और मराद को वापस किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना बड़ा सियासी और इखलाकी धचका लगा है। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब आज काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन में थे। वैसे वो रहते इसी मूड में, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से अपोजिशन को खूब ललकारा और कहा कि पिछले 30 सालों में सियासत का मकसद, हुक्मरानी का मकसद यही था कि शरीफ और जरदारी अमीर हों। वज़ीर आज़म की इस टोन का उनको कोई सियासी फ़ायदा होगा। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे फ़ॉरेन फंडिंग केस के, जिसमें आज इलेक्शन कमीशन ने आखिरी मोहलत दी है फरीकैन को। पीटीआई के वकील पेश नहीं हो सके, उन्होंने माजरत की कि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, जबकि अकबर बाबर ने भी 20 दिन की मोहलत मांगी है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब अगले 2 हफ्तों में हम इस केस को वाइंड अप करने जा रहे हैं, इसका फैसला करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से दीगर सियासी जमातों पर यह मौक़िफ़ है कि वो भी अपने जो फ़ॉरेन अकाउंट्स हैं उनको सामने लेकर आएँ, जहाँ से फंडिंग उतरेगी वो बताएँ, सबके सामने बताए जाएँ। तो फ़ॉरेन फंडिंग केस क्या सियासी पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो इस हवाले से दुरुस्त हो पाएगा? अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। सीनियर तजियाकार शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सीनियर एनालिस्ट सज्जाद मीर साहब हम स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर तजियाकार रजा रूमी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर एनालिस्ट अलीना शिगरी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, फैसल वाडा साहब ताहयात नाअहल कर दिए गए। गो पीटीआई ने अब ये फैसला किया है कि इस मामले को कोर्ट में लेकर जाएंगे। क्या तहरीक इंसाफ की इखलाकी और सियासी शिकस्त हुई? मेरा ख्याल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है कि इखलाकी और सियासी शिकस्त फैसल वाडा साहब की नाअहली की वजह से होगी उनको। मेरा नहीं ख्याल फैसल वाडा साहब कोई बहुत बड़ा रोल अदा नहीं कर रहे थे पार्टी में या उनकी पॉलिटिक्स में। बेशक सेनेटर थे, उससे पहले एमएनए रहे, लेकिन ये सवाल हैंग कर रहा था उन पे कि उन्होंने जब अपनी नॉमिनेशन को फाइल किया तो उस वक्त क्या उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने जो जितने भी उनके एसेट्स थे या उनके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो दी या नहीं दी। वाज़ेह हुआ कि गालिबन उन्होंने नहीं दी। जब मैं इस किस्म की बात देखता हूँ तो इससे हटके कि नुकसान हुआ, सियासी फ़ायदा हुआ, सियासी नुकसान हुआ, धचका लगा या नहीं लगा, मेरा ध्यान जाता है 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फॉर्मेशन से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनाई तो उस वक़्त जो चेहरे उनके साथ शामिल हुए वो अशर हसन थे, मिराज मोहम्मद ख़ान थे, हफीज़ पीरज़ादा, कौसर नियाज़ी साहब और काफ़ी सारे और लोग जो कि शायद इस वक्त एकदम से मुझे नाम ना याद आ रहे हों। यानी ये तमाम पॉलिटिकल फर्स्ट टाइमर्स थे। आपने कहीं ना कहीं इनको चलें, कहीं ना किसी ने जो बहुत करीबी जानता था कौसर नियाज़ी को देखा होगा जमात इस्लामी, लेकिन उसके बाद ये बाकी तमाम लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं। ये फर्स्ट टाइमर्स कमिटेड पॉलिटिशियंस बने आपके मुल्क के, लेकिन ये चीज़ आपको पीटीआई में होती हुई नज़र नहीं आई। ये इमरान खान का फैन क्लब था जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट कर गया। ये बहुत बड़ा फ़र्क है एक कमिटेड पॉलिटिशियन होने में और एक फ़ैन क्लब का मेंबर होने में, और फिर फ़ैन क्लब से एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई ओहदा मिलना या सेनेटर बन जाना या एमएनए बन जाना, उसका वहाँ तक पहुँचना, क्योंकि वो कमिटमेंट जब सियासत में नहीं होती तो मेरा ख्याल है कि ये आपकी सियासत की बैंक्रप्सी, इन्हतात जो है उसका वो उसको इंडिकेट करती है। तो पीटीआई की बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा, बाकी पार्टियां, पीपल्स पार्टी और ये बेशक एक लंबे जदोजहद और लंबी तारीख के बाद यहाँ तक पहुँची हैं, इसलिए उनके जितने भी लोग हैं मंजे हुए हैं, उनको तमाम चीज़ों का पता है। लेकिन जो फैन क्लब ओवरनाइट पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट होता है तो इस तरह के मसाइल आते हैं। हम बड़े एक्साइटेड थे सारे कि एक ऐसी तब्दीली और रेवोल्यूशन आएगा इमरान खान के आने से जिससे कि पता नहीं पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे। पता ये चला कि इनको तो अपने काम का भी नहीं पता था कि काम कैसे करना है और अपनी फाइलिंग कैसे करनी है, नॉमिनेशन कैसे बनाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये एक आम तौर पर आपकी सियासत और पीटीआई का जो पिछले 5 साल के अंदर जो जो हमारी उनकी एग्जिस्टेंस रही है, उससे कम से कम ये चीज़ साबित हुई कि पीटीआई फिलहाल तो एक पार्टी के तौर पे एक मुसल्लमा हकीकत बन चुकी है, लेकिन क्या उसकी मेंबरशिप, उसके मेंबरान और उसकी लीडरशिप उसी तरीके से कमिटेड पॉलिटिशियंस हैं जिस तरह के पॉलिटिशियंस को होना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। तो धचका मैं नहीं कहूँगा, धचका वचका कोई नहीं है, लेकिन ये सवालात जो आम तौर पर हमारे या पीटीआई पे उठते हैं वो कानूनी ज़रूर शिकस्त कह लेंगे, एग्जिस्ट करते हैं। जी, कानूनी शिकस्त कहा जा सकता है।
नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मेरा ख्याल है कि कोई इतना बड़ा कोई वो रोल नहीं था उनका कि जिसकी वजह से कानूनी। देखिए ना, नवाज शरीफ साहब का नाअहल होना और फैसल वाडा का नाअहल होना बहुत दो फर्क चीजें हैं। वी गॉट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ठीक पीएमएलएन को धचका लगा, ठीक। लेकिन फैसल वाडा साहब के नाअहल होने से कोई धचका वचका कुछ नहीं होता। सजाद मीर साहब, आप भी मुत्तफिक हैं? शहजाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि कोई बड़ा धचका नहीं लगा क्योंकि उनका पार्टी में कोई बड़ा रोल नहीं था फैसल वाडा साहब का। नहीं, मैं ये कहूंगा कि तहरीक इंसाफ को शायद धचका लगा कि नहीं लगा, लेकिन इमरान खान से शहजाद चौधरी साहब कह रहे थे कि उनका फैन क्लब है। यकीनन मसला ये हुआ कि इमरान के ने जो टीम इकट्ठी की थी वो डिपिक्ट करती थी इस हुकूमत को, उस तरह से हुक्मरानी को। और मैं क्या कहा करता हूँ कि लीडर इज नोन बाय द टीम ही मेक्स। तो मसला यही पैदा हुआ कि लोग इस टीम पे शिकायत करते थे। इमरान बहुत से लोगों के बारे में कहते थे कि मुझे दिए गए हैं, बहुत से लोगों के बारे में कहते थे कि मेरे इत्तेहादी हैं, दूसरी पार्टियों से आए हैं, मेरी अपनी पार्टी के रुकन नहीं है। लेकिन फैसल वादा किस्म के लोग जो थे, जिसको उन्होंने फैन क्लब कहा, शहजाद चौधरी साहब ने दुरुस्त तौर पे कहा, ये सारे वो लोग थे जो इमरान की अपनी चॉइस थे और इमरान इनकी खातिर ऐसी जान देते थे कि इस शख्स की अगर नेशनल असेंबली की सीट जो खतरे में पड़ी तो उन्होंने सेनेट की सीट दे दी। यानी ये बहुत बड़ी बात थी। यानी सेनेट की ऐसी सीट जो अगर उनसे छिन जाएगी तो वो पीपल्स पार्टी को जाएगी। इस पूरे खतरे के बावजूद उन्होंने उसको आखिरी वक्त तक प्रोटेक्ट किया और आखिरी वक्त तक उनका साथ दिया। इस तरह इमरान पर यह बात तो लाजमी तौर पर आएगी कि वो अपनी टीम बनाने में या उनके गिर्द जो फैन इकट्ठे हुए थे उनको जांचने में, उनको परखने में और उनको सियासत के मैदान में लाने में बिल्कुल नाबलद थे और वाकिफ नहीं थे। ये बात बिल्कुल सामने आएगी। जहां तक कानूनी लड़ाई का ताल्लुक है तो कानूनी लड़ाई यकीनी तौर पर ये एक अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, कुछ भी होगी, लेकिन पहले दिन से लोगों का ख्याल था कि कानूनी तौर पर वावडा ये जंग हार चुका है और चूंकि वो जंग हार चुका है इसको लिंगर ऑन किया जा रहा था। इलेक्शन कमीशन पर भी हर्फ आ रहा था और मुख्तलिफ तरह की बातें की जा रही थी। फैसला तो उन्होंने दे दिया लेकिन बहुत ताखीर से दिया। जिस तरह फॉरेन फंडिंग केस का फैसला अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसमें लबी लैतुलाल से काम लिया जा रहा है। अब फैसले आने शुरू हुए हैं और ये फैसले आना इस मरहले पर, इस लम्हे पर बड़े सिग्निफिकेंट दिखाई देते हैं। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते इसके क्या असरात होंगे मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यकीनन तौर पर इसका पार्टी पर असर तो पड़ता है। जब इमरान अब मैदान में निकले हैं तो मैदान में निकलने के साथ पहले सवाल पूछा जाता है कि आप क्यों वो डिलीवर नहीं कर सके जिसका आपने दावा किया था। तो लोग कहते हैं जी इमरान तो अच्छा है लेकिन उसकी टीम बुरी है। लेकिन जो टीम बुरी है वो उनकी खुद सिलेक्ट की हुई है। बस जुल्फी बुखारी के बारे में इन दो चार और लोग हैं जिनका आप मुत्तफिक हैं कि फैसल वाडा के मामले में तहरीक इंसाफ को कानूनी तौर पर और इखलाकी तौर पर शिकस्त हुई है? शिकस्त तो यकीनी तौर पे हुई है जी। शिकस्त तो हुई है कि जिसके लिए आज तक लड़ते रहे हैं वो केस हारे हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। रजा रूमी साहब, आप क्या समझते हैं, पीटीआई को कोई फर्क पड़ा है इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर, या जैसे शहजाद चौधरी साहब ने कहा कोई बड़ा रोल नहीं था फैसल वाडा साहब का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, बात यह है कि पहली तो ये बात है कि ये जो बात कही है मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि टीम की सिलेक्शन जो है और अपने काम से नाबलद होना, ये तो मैं बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ जो बात कही गई है। लेकिन मेरे ख्याल से ये पीटीआई की जो अखलाकी पोजीशन है, खुसूसन इमरान खान साहब की, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान उभरा है और उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि इमरान खान साहब को तो अदालत उज़्मा जो है वो सादिक और अमीन करार दे चुकी है। तो अगर उनके इल्म में था कि फैसल वाडा साहब जो हैं वो एलिजिबल नहीं है, अहल नहीं है सेनेट की सीट रखने के लिए, उसके बावजूद उनको टिकट दिया गया, सेनेटर बनवाया गया और फिर उसके बाद जो उससे पहले अगर आपको पता है वो एमएनए भी इलेक्ट हुए थे, उस पे भी यही कानून अप्लाई होता है और वो बदला गया था कि उनको एमएनए की सीट छोड़कर तो वो सेनेट में आ गए थे। तो ये सारी चीज़ में फिर ज़ाहिरी बात है कि आप वो दूसरी पार्टियों को ये कहते हैं कि वो झूठे हैं और चोर हैं और गलत बयानी करते हैं, अवाम को गुमराह करते हैं, तो यहाँ भी तो ऐसा ही हुआ। अब ये और बात है कि मैं ये समझता हूँ कि ये ताहयात नाअहली जो है ये गलत एक फैसला होता है, क्योंकि आप को एक टाइम पीरियड के लिए नाअहलियत जो है उसको वो उसका फैसला करना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल एक कानूनी शिकस्त भी है और सबसे बड़ी अखलाकी शिकस्त है, क्योंकि फैसल वाडा साहब भी बहुत बड़े बड़े दावे करते थे। आपने देखा था कि वो किस तरह से कहते थे कि जी 100 लोगों को पकड़ के तो गोली मार देनी चाहिए और एक बार तो वो बूट लेकर भी आ गए थे टेलीविजन चैनल के ऊपर।
तो इस तरह के एंटिक्स भी वो करते रहे, और हालांकि जी उनका खुद अपना रिकॉर्ड और उनके जो अपने जिस शाख पे वो खड़े थे वो शाख इंतहाई कमजोर थी, यानी कि वो अहल ही नहीं थे एक बहैसियत एक फॉरेन नेशनल के पाकिस्तान की सेनेट या कौमी असम्बली में का इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। तो बात यह है कि दूसरे करें तो वो चोरी और करप्शन, और खुद आप करें तो वो मतलब उसके ऊपर कोई सवाल ना उठाए। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा एक केस है और बहुत ही जी अहम केस है, और इलेक्शन कमीशन ने भी इस पे काफी वक्त लिया है, और इसके यकीनन बहुत गहरे मुज़मिरात होंगे आगे बहुत चलकर। गहरे जी। मुज़मिरात होंगे, बिल्कुल ठीक। अलीना साहब, आपका पॉइंट इस हवाले से, पीटीआई को इखलाकी कानूनी शिकस्त हुई? जवाब, मेरे ख्याल से कानूनी शिकस्त तो जरूर हुई है। बतौर मेंबर कौमी असेंबली जब उन्होंने रिजाइन किया था फैसल वाउडा साहब ने, तो आपने देखा था, और फिर जब उन्होंने ऑप्ट किया था सेनेट के टिकट के लिए, तो वो सीट एमएनए की जो है वो पीटीआई के हाथ से निकल गई थी, पीटीआई हार गई थी। और उसके बाद जी अब जब नाअहली के बाद जब सेनेट की सीट और जब हाउस वोट करेगा, तो सेनेट की सीट भी पीटीआई के हाथ से जाती दिखाई दे रही है। तो कानूनी शिकस्त तो डेफिनेटली है। लेकिन जहां पर आप बात करें इखलाकी शिकस्त के हवाले से, मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान में सियासी जमातों में कोई खास इखलाकियात नजर आती हैं, और मेरा नहीं ख्याल है कि हमारे जो तमाम पैनलिस्ट बैठे हैं वो इस बात से डिसएग्री करेंगे, क्योंकि इखलाकियात का जो बेंचमार्क है वो इंतहाई लो दिखाई देता है हमारे मुल्क की इस वक्त अनफॉर्चुनेटली सियासत में। मैं किसी एक सियासी जमात को, किसी सिंगल पार्टी को जो है वो पार्टी को सिंगल आउट नहीं कर रही हूँ। हम हमारे पास स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, चाहे वो वजीर आजम इमरान खान साहब हो जो कि कहते हैं कि जी यू टर्न लेना जो है वो एक बड़े लीडर की निशानी है। तो शहबाज जी शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब जो है वो जरदारी साहब को घसीटते हुए सड़कों पे की बातें किया करते थे, आज को साथ बैठे हुए होते हैं। साबिक वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ साहब असेंबली में कहते थे कि जी ये हैं वो जराए, और फिर अदालत में कुछ साबित नहीं कर सके। फिर जरदारी साहब हैं जो कि काफ लीग को कातिल लीग कहते थे, फिर उन्हीं के परवेज इलाही साहब को नायब वजीर आजम बना दिया। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई खास हमें पाकिस्तान में सियासी जमातों में अखलाकियात नजर आती है, और ना ही इखलाकी शिकस्त से इन जमातों को कोई खास फर्क पड़ता है। आप जब जवाद असेंबली के मेंबर मुंतखब होते हैं तब जी आप एक हल्फ उठाते हैं, आप वोट लेते हैं, आप वजीर बनते हैं, तब आप हल्फ उठाते हैं। तो इस तरह तो हमारे जितने ये डिक्लेरेशंस ये और वोट उठाए जाते हैं, हल्फ उठाए जाते हैं, आपके मुल्क में करप्शन नहीं नजर आनी चाहिए, झूठ नहीं नजर आना चाहिए। ये सियासतदान दिन भर जो सारा दिन जो है इनकी सियासत भी जिस किस्म की झूठ पर बेस करती है, अब क्या नजर आ रहा है हमें? अवाम जो है उनका नेचुरली मतलब इस तमाम चीजों से जो है वो उनका कॉन्फिडेंस भी शेक होता है कि ये हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं जो कि हल्फ उठा के फिर उनकी इस तरह की पॉलिटिक्स जो है वो नेचुरली एक्सपोज होती हुई दिखाई देती है। तो इखलाकी शिकस्त से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कानूनी शिकस्त अलबत्ता मैं जरूर कहूंगी कि कानूनी शिकस्त इनको जरूर हुई है। ठीक, आप समझती हैं कि शिकस्त हुई है, हम आपका जवाब हाँ में ही समझें? कानूनी शिकस्त जरूर हुई है, इखलाकी शिकस्त से ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। इखलाकियात ठीक सियासी जमातों में कमी दिखाई देती है। ठीक है। अब ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन जमातों को निशाने पर रख लिया, क्या इमरान खान को इसका कोई सियासी फायदा होगा? एक ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन पर एक बार फिर इल्ज़ामात की बारिश कर दी। कहा 30 साल इकट्ठे होने का मकसद था कि करप्शन की जाए, पैसा बनाया जाए, ये जो मर्जी कर लें, इनको सजाएं मिलनी है। रज़ा रूमी साहब, क्या इमरान खान को इसका सियासी फायदा होगा? मुझे आपका सवाल जो है वो सही तरह समझ नहीं आया, किस चीज का सियासी फायदा होगा कि अपोजिशन पर एक बार फिर से दोबारा से इल्जामात की, बताइए। एक बार फिर से वजीर आजम की जानिब से इल्जामात की बारिश की गई है अपोजिशन पर। ये बिल्कुल वाजे किया वजीर आजम ने कि इनको सजाएं मिलेंगी जो जो करप्शन किया, जो चोरी की है। क्या इस तरह के बयानात का सियासी फायदा होगा इमरान खान को? जी बिल्कुल, सियासी फायदे के लिए तो ऐसे बयानात वो देते रहे हैं, और सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो एहतसाब भी कर पाएंगे कि नहीं। अभी तो 3.5-4 साल तो गुजर गए हैं, तो अब खुदा जाने वो एक साल में कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जिससे कि वो मुबैना तौर पर लूटी हुई दौलत जो है वो वापस ले आएंगे, या अपोजिशन के लीडर्स को दोबारा जेल भिजवा देंगे और बाकायदा कानूनी तकाजे पूरे करेंगे नैब के और अदालतों के। अभी तक तो ये हुकूमत जो है उसमें कामयाब नहीं रही, और यही सबसे बड़ा गालिबन इसका तो खुद उन्होंने एतराफ़ किया था। शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने भी कई बार इसका जिक्र किया कि वो एहतसाब करने में ये गवर्नमेंट जो है वो नाकाम रही है,
और जो भी उसकी वजूहात है उसका जिक्र होगा। ये देखिए, ये तो सियासी जो है बातचीत है, ये खान साहब का एक बयानिया है जो कि वो तकरीबन एक दिहाई से दोहराते आए हैं और अपने मुखालिफिन के खिलाफ। मगर वाकया ये है कि जब आप ऑपोजिशन में हो या इल्ज़ाम तराशी करनी तो वो और बात होती है, लेकिन जब आपके पास हुकूमत हो, आपके पास 3 सूबाई गवर्नमेंट्स हों, आपके पास सारी जो नैब का कंट्रोल भी आपके पास हो, क्योंकि देखिए ना, नैब का जो इदारा है उसको भी अमलन एग्जीक्यूटिव के मातहत कर दिया गया है। मौजूदा चेयरमैन जो है उनको एक्सटेंड किया गया एक ऑर्डिनेंस के जरिए, तो उसके ऊपर असर रसूख तो है गवर्नमेंट का। तो क्या वजह है कि नैब जो है वो इन तमाम सो कॉल्ड चोरों को सजा देने से फिलहाल तक कासिर रही है? जी। और अगर अदालती निज़ाम में मसाइल थे तो फिर उसको भी ठीक करने के लिए जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत की ही बनती है। और जो सूबाई असम्बलियाँ हैं जहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या दीगर जो प्रोसीजर्स हैं इंसाफ के, उनके ऊपर कानून जी। साजी होती है। ये जो बयानिया है, ये खान साहब की जो सपोर्ट बेस है उसके लिए तो बहुत अच्छा काम होगा। वो दोबारा से उनका खून जो है वो जोश मारेगा जी। वलवला अंगेज तकरीर से। लेकिन बिलअमूम पाकिस्तानियों के लिए ये बयानिया पिट चुका है, जी। क्योंकि इसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो उन्होंने वोट लिए, पावर में आए और डिलीवर नहीं किया। जी। तो अब लोग इस तरह की बातों के ऊपर ज्यादा जो है ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं कि भाई अगर आप पावर में हैं तो आपने क्या किया है और अभी तक सजा क्यों नहीं दी आपने? 6-6 महीने लोगों को डाला बगैर केसेस के और नैब ने निकाल दिया। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शहबाज शरीफ को 2 बार जी। बंद किया 6 महीने के लिए। क्या वो जेल में नहीं डाला? नवाज शरीफ को जेल में डाला, जरदारी को बंद रखा, एहसन इकबाल को जेल में डाला, शाहिद खाकान अब्बासी को जेल में डाला, मिफ्ता इस्माइल को जेल में डाला। किसी के खिलाफ कोई चार्ज प्रूव नहीं हुआ। वो जो $200 अरब आने थे उनका तो मेरे ख्याल से उनका 1% भी वापस नहीं जी। आया। और जो आया था कहीं से नेशनल क्राइम एजेंसी से, वो उसके ऊपर कोई उस शख्स को कोई सजा नहीं मिली। जो प्रॉपर्टी टाइकून की ठीक। एक्चुअली में नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा कि ये गलत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, वो वापस आई पाकिस्तान में, तो वो आप उन्हीं तो के आप हवाले कर समझते दी कि हैं जुर्माने कोई को सियासी फायदा अदा नहीं करने। होगा अब? जी, मेरा नहीं ख्याल होगा बिल्कुल। अलीना साहिबा, आप मुत्तफिक हैं अब प्राइम मिनिस्टर साहब की जो अपोजिशन के खिलाफ इतनी ज़्यादा एग्रेसिव टोन हो गई है, उसका कोई सियासी फ़ायदा होगा उन्हें अब? जवाब मैं बिल्कुल रजा रूमी साहब की बात से एग्री करती हूँ कि इंसान जो है वो हमेशा अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पर ऊपर जाता है, कभी भी दूसरे की कमजोरियों पर ऊपर नहीं जाता। जहां पर रजा ने ये बात कही ना कि आपके पास तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, या तो फिर आप ऑपोजिशन में हो, आप फायरी स्पीचेस करें जो कि आप करते आए, लोग बड़ा अट्रैक्ट होते थे, आप बड़े, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, आपकी सियासत का भी जायजा लिया जाए तो आप बड़े क्राउड पुलर रहे हैं, आपका वोट बैंक और आप उस पर माइलेज भी हासिल करते हुए दिखाई दिए हैं ओवर द टाइम। लेकिन आप जब हुकूमत में हो, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तमाम आपके पास हो, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है आपके अंडर हो, प्रोसिक्यूशन की ताकत आपके पास हो, अदालतें ठीक करने का काम जो है वो आपके हवाले हो, प्रोसिक्यूशन, तमाम चीजें मैं समझती हूँ कि जब आपका तमाम चीजें, आपकी अथॉरिटी आपके पास मौजूद है और उसके बावजूद भी हमें सिर्फ तकारीर नजर आए, 1 साल तक तो मेरे ख्याल से ये तकारीर ठीक भी लगती थी, लेकिन 4 साल से आवाम सिर्फ वही तकारीर सुन रही है कि जी फलाना करप्ट है, फलाना चोर है, और फिर अकाउंटेबिलिटी ना होती दिखाई दे, कन्विक्शन कोई ना नजर आए, तो फिर अवाम, पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है वो मेजरली शेक करता हुआ नजर आता है। अब वो है कि जी। इस किस्म की चीज पे आप माइलेज नहीं हासिल कर सकते। आवाम जो है वो बड़ी समझ, एक आपका वोटर भी कहते हैं ना, जवाब के 2 किस्म का होता है, एक जो समझबूझ जो रखता है और एक जो नहीं रखता। तो वो जो समझबूझ वाले, जो जो नहीं रखते समझबूझ, तो उनको तो फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई भी आके आप दिन भर क्या क्या आप तकारीर करते रहे, उनको नहीं कोई फर्क पड़ रहा। लेकिन जो समझबूझ रखते हैं वो नेट रिटर्न देखते हैं कि जी एट द एंड ऑफ द डे आप क्या डिलीवर कर रहे हैं, आपने ठीक। अकाउंटेबिलिटी कहाँ तक की है, और तमाम चीजें जो अभी रजा ने भी निशानदेही उसकी की कि आप कन्विक्शन नहीं कर पाए। तो 4 साल से जो है वो मुसलसल हम तकारीर ही सुनते नजर आ रहे हैं। आवाम भी सवाल कर रही है, आया कि वाकई में करप्शन हुई है कि नहीं हुई है, या सिर्फ वो बातें हैं। ठीक। शहजाद चौधरी साहब, आपकी नज़र में इस तरह के बयानात कोई अब सियासी फ़ायदा देंगे इमरान खान साहब को? अच्छा, मैं टोटली डिफरेंटली देखता हूँ। देखिए, सज़ा का जहाँ तक ताल्लुक है वो अदालतों ने देनी है, वो इमरान खान ने तो नहीं देनी। प्रोसिक्यूशन की उसकी जिम्मेदारी है, प्रोसिक्यूशन वही है जो कि आपके यहाँ हो रही है। अभी मैं देख रहा हूँ आपकी टीवी पे खबरें चल रही हैं ये नूर मुकद्दम के केस के अंदर, जी। और उसमें देखिए कि प्रोसिक्यूशन या वो जो डिफेंस है वो किस तरीके से उसको उलझा रहा है केस को। आप देखिए प्रोसिक्यूशन का रोल तो उसमें देख लीजिए
कोई चाह रहा था कि नूर मुकद्दम के केस में ज़ाहिर जाफ़र को बरी कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा-सा ज़रा हमें एक जिसे कहते हैं कि एक रैशनल अप्रोच टू रियलिटी देखनी चाहिए, जो ग्राउंड हक़ाइक़ हैं उनको देखना चाहिए। देखिए, इमरान खान अगर ये बात कर रहे हैं तो किसको एड्रेस करके बात कर रहे हैं? मेरे हिसाब से 3 ऑडियंसेस बनते हैं उनके। एक तो वो ऑडियंस, और इनमें उसमें कोई शक नहीं, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि उनमें गुस्सा बहुत नज़र आ रहा है और आजकल झंझलाहट है, इरिटेशन है, इरिटेबिलिटी है, जो कि किसी भी लीडर में जब होती है तो अच्छा कोई तासुर नहीं देती। इसमें बिल्कुल आपका सवाल जायज़ है और ये गालिबन इमरान खान साहब को इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर वो ये बात कर रहे हैं तो किसको एड्रेस किसको कर रहे हैं? ऑडियंसेस कौन है? ऑडियंस एक तो ये है कि इलेक्टोरेट है, लोगों को बता रहा है कि देखो ये इकट्ठे तो हो रहे हैं लेकिन असल में इनका जो माजी है उसको याद रखो, ये फलाना है, ये ढमकाना है, इनको वोट मत देना। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है लार्जर इलेक्टोरेट। दूसरा, किसी मुक्तदरा को दे रहे हैं क्योंकि खौफ ये है कि मुक्तदरा किसी के साथ मिलके, इनके साथ मिलके कहीं इसको इमरान खान और पीटीआई की गवर्नमेंट को हटाने की कोशिश तो नहीं हो रही। और जब खबरें कानों में पड़ती हैं और आपको लगता है कि अच्छा शायद कोई ऐसी चीज़ हो रही हो, शायद इसलिए मिला दी हो, किसने मिला दिया इनको, कैसे इकट्ठे बिठा दिया, तो ये सवालात और ये खदशात जन्म लेते हैं, जिसकी झुंझलाहट, जिसका फिर आपका इजहार झुंझलाहट में होता है, जो कि अभी इमरान खान के। और तीसरा, मेरे ख्याल में जो उनका ऑडियंस है वो उनके अपने इत्तेहादी हैं, जिनको कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि भाई आप मिल तो रहे हो सबके साथ, लेकिन ये तो देखो किन के साथ मिल रहे हो। लेकिन ये दूसरी बात है, मैं एग्री करता हूँ अलीना से कि पीछे रिकॉर्ड तो देखें, ट्रैक रिकॉर्ड, कि सबके सब एक ही जैसे हैं। इमरान खान तो चलो अभी अपनी नाअहली और उसकी वजह से यहाँ तक पहुँचा, उसकी हुकूमत पहुँची, लेकिन इनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जो इत्तेहादी भी हैं या जो दूसरे हैं या जो मिल मिला रहे हैं, इनमें कौन सी खलाकियत है, कौन सी बात हम बात करें? ये कोई सच की, ये नूर मुकद्दम वाला केस मुझे लगता है कि हुआ है, आपके सामने सब कुछ मौजूद है, लेकिन प्रोसिक्यूशन नहीं है उसको कर पे। प्रोसिक्यूशन कभी भी अमीर आदमी को जो बहुत ज्यादा असर और रसूख वाला है उसको कभी भी प्रूव नहीं कर सकती है। इसलिए ये हमारे मुल्क का एक अलमिया है। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान बेचारा लड़ रहा है, किसके खिलाफ लड़ रहा है उसको एक तो ये भी क्लियर नहीं है खुद से, लेकिन उसका सियासी फायदा, चूंकि आपका सवाल सियासी फायदा है, सियासी फायदा होगा या नहीं होगा, किसी को फायदा नहीं होता इंतशार के साथ, ना उसको होगा ना ऑपोजिशन को होगा, किसी को फायदा नहीं होगा, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जाके उसको समझना जरूरी है। ठीक, सज्जाद मीर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा पेट फाड़ने के दावे करने वाले आज पेट मिला रहे हैं और माजी में एक दूसरे को चोर कहने वाले एक बार फिर से इकट्ठे हो गए। कोई सियासी फायदा होगा इमरान खान साहब को इस तरह के बयान? ये माजी में जिनको डाकू कहते थे इमरान खान के साथ, तो वो भी इकट्ठे हो गए ना जी। इस तरह की बातें तो सियासत में होती रहती हैं, लेकिन मसला ये नहीं है कि इमरान खान के इस बयानिए का उनको फायदा होता है कि नहीं होता है। ये बयानिया आज का नहीं है, उनका पहले दिन से और शिद्दत से इख्तियार करता जा रहा है। सवाल ये है आपका दरअसल कि मैदान में उतरकर दोबारा एक पॉलिटिकल जलसे करके और इस तरह की सूरत पैदा करके वो जो इस बयानिया को दोहरा रहे हैं, तो क्या इसका अब उनको फायदा होगा कि नहीं होगा? माजी में तो जितना होना था हो चुका, उसके बाद उसका एक नेगेटिव एक अमल माकूस चलना शुरू हो गया और लोगों ने कहा कि भाई आप करते रहते हो, सजाएं होती हैं कि नहीं होती हैं, साबित होता है कि नहीं होता है, ये अलग बात है, लेकिन आप तो बेगुनाहों को भी अंदर करते रहते हो। अगर वो ठीक भी है तो चलो वो तो आप करते रहना, हमें हमारे हकूक दो, हमारी भूख का खात्मा करो, हमारी बेरोजगारी का खात्मा करो, हमारे यहाँ महंगाई को खत्म करो, वो तुम कर नहीं रहे और बातें बहुत सी कर रहे हैं। मैं मईशत ठीक कर रहा हूँ, मैं करप्ट लोगों को अंदर कर रहा हूँ, मैं उनको ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो जो बात वो पहले कहते थे अब वही कह रहे हैं। मैंने कल भी ये कहा था कि मैदान में उतरकर किसी हुक्मरान का इस तरह का कंटेनर पर सवार होकर सियासत करना जो होता है, अक्सर औकात उसके लिए नेगेटिव साबित होता है। वो कहेंगे ये तो वही बातें कर रहा है, वो कहेंगे कि आप मसलन ये सवाल पैदा होता है किसके खिलाफ कर रहे हो, किसको सुना रहे हो। हाँ, शायद वो मुक्तदरा को सुना रहे हैं, शहजाद शौकत साहब ने ठीक ऑप्शन तलाश किया है कि ये मुक्तदरा को सुना रहे हैं और शायद वो उनको ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कल उन्होंने अपने लोगों से भी कहा कि किसी का कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे सिवा, ये कोई ऑप्शन नहीं है। ये कोई लोगों को नहीं कह रहे, वो लोगों को ऑप्शन समझ नहीं आती, वो मुक्तदरा को कह रहे हो कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपने दोनों के साथ लड़ाई ले ली है, दोनों करप्ट हैं उनके बकौल, और इसलिए सिर्फ मैं एक ऑप्शन हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं ब्रांड हूं। वो अपने आप को ब्रांड भी अब कहना शुरू कर दिया है। ये नया लफ्ज उन्होंने सीखा है। उनके सारे लफ्ज जो है मैनेजमेंट साइंस से लिए हुए हैं, मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेंट साइंस के लोग जो उनके गिर्द इकट्ठे हुए हैं, जिनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये सेल भी नहीं करते ये लफ्ज। भाई मुझे क्या ताल्लुक है ब्रांड से, ब्रांड से लेना देना क्या? आम आदमी को ब्रांड का समझ नहीं आती, क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं कहना चाहते हैं। वो कहते हैं डिलीवर करो, ये बहुत अच्छे ब्रांड का कपड़ा होगा और मेरे जिस्म पर नहीं सजता, मुझे महंगा पड़ता है, मेरे जिस्म को खाता है और मुझे तो इससे आसानी महसूस भी नहीं होती, वो क्यों पहनेगा? और फिर इमरान खान जिस चीज का ब्रांड था
वो ये नहीं थी, सियासत नहीं थी। वो मैं उसको दोहराना नहीं चाहता कि जब सियासत में आए थे तो इंटरनेशनल प्रेस ने इनको किस किस्म का ब्रांड करार दिया था। तो ठीक है। सवाल ये है कि सारी बातों का असर जो पड़ेगा वो ये जलसे करने का, और अगर ये बढ़ गया जलसे और कंटेनर की सियासत शुरू होगी तो मैंने कल भी कहा था कि इसका नेगेटिव असर पड़ता है हुक्मरानों पर। ठीक है, इस बयानिए का नेगेटिव असर पॉजिटिव पड़ेगा, कोई सियासी नेगेटिव फायदा असर पड़ नहीं होगा। सकता है। आपका जवाब आ गया। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सियासी जमातों की फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया है। ब्रेक के बाद बात होगी। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में फरीकैन को 2 हफ्ते का वक्त दे दिया है। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से हमारा आज का सवाल यह है, सियासी जमातों की फॉरेन फंडिंग, क्या निज़ाम दुरुस्त हो पाएगा? शहजाद चौधरी साहब। देखिए, पहला जो इम्तिहान है वो तो इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन अपना फैसला इस केस पे तो दे सकता है जो कि पीटीआई का केस उनके पास फॉरेन फंडिंग का है, लेकिन क्या वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है उनके भी फंड्स को इसी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगा? स्क्रूटनी उनकी भी होगी? और क्या उसके बाद एक मुकम्मल कंबाइंड फैसला देगा या पीसमील फैसला देगा कि पहले पीटीआई को किया? क्योंकि अगर पीसमील देगा तो ये तमाम की तमाम पार्टियां जो हैं ये सब की सब डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगी। अच्छा, हमारे यहाँ ये तारीख बदकिस्मती से एग्जिस्ट करती है। आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले अभी भी पेट्रियट के नाम से चलते हैं। तो इसलिए ये बदकिस्मती हमारे यहाँ है। ये इदारों का इम्तिहान पार्टियों से ज़्यादा है, लेकिन उससे बढ़ के कोशिश ये होनी चाहिए और दुआ ये होनी चाहिए कि इससे सबक सीखें सब लोग, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में मामला दिए गए हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके मुताबिक ना सिर्फ ये कि पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और फिर उनके सालाना जो फंड्स हैं उसका रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा होना चाहिए। ये तमाम कवानीन एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्शन कमीशन आज तक सोया रहा है। क्यों सोया रहा है? सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए कि ये अब आपको जब हाशिम बाबर लेके आए हैं तो उस वक्त पीटीआई के ऊपर या पीएमएलएन या पीपीपी पे ख्याल आया? अब पहले कहाँ थे? तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवाल देने हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए और दुआ ये होनी चाहिए कि इससे तमाम पोलिटिकल पार्टीज कुछ अकल करें, कुछ सीखें, कुछ शर्म करें, कुछ हया करें उन कवानीन की जो कि लिख दिए गए हैं, ताकि वो राह रास्त पे आ सकें। सज्जाद मीर साहब, सियासी जमातों की फॉरेन फंडिंग केस, निज़ाम दुरुस्त हो पाएगा? देखिए, निज़ाम तो दुरुस्त अभी नहीं हो पाएगा, और जहां तक सिर्फ फंडिंग केस का मसला नहीं है, इसमें मैं इस बात पे तो कहूंगा कि जो फॉरेन फंडिंग केस पीटीआई का है वो अलग है और दूसरी जमातों का अलग है। फैसले इकट्ठे आए या अलग आए, मुझे इससे सरोकार नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि जहां तक पार्टियों की सियासी फंडिंग का ताल्लुक है, ये फेयर नहीं है। यही फेयर नहीं है, बल्कि पार्टियों का पूरा निज़ाम फेयर नहीं है। उनके इंटरनल इलेक्शन होते ही नहीं है, उनका कोई फंड होता नहीं है। फंड पे कब्जा भी तो हम कर लेते हैं ना जी। मुस्लिम लीग के जिस दफ्तर पे कब्जा किया हुआ था काफ लीग ने, बेसिकली वो बड़ी मुस्लिम लीग का दफ्तर था। जो चाहता है आता है। हर पार्टी के फंड कई अपने अपने जमाने में जब्त भी हुए हैं, और किसी आदमी को ये सेफ्टी नहीं है कि उसकी पार्टी के फंड महफूज रहेंगे। ये अच्छा, फिर ये भी है कि हमने कवानीन इतने बना रखे हैं कि हर कैंडिडेट जितने पैसे खर्च करेगा, उनकी तादाद इतनी कम रखी हुई है कि अगर उससे ज्यादा रखी जाए तो ये इतराज होगा कि इतना बड़ा पैसा खर्च करके जो इलेक्ट होके आएगा वो क्या करेगा। लेकिन जितना अपन रखा हुआ है वो लॉजिकल नहीं है। होना ये चाहिए कि पार्टियों के कैंडिडेट की फंडिंग पार्टियां करें, और उनके फंड जो हैं बाकायदा किसी ज़ाब्ते के तहत हो। हमारे मुल्क के है नहीं, जो पैसा दे जाता है टिकट दे जाता है। जो टिकट देना चाहता है वो किसी ऐसे बंदे की मदद मांगता है जो पैसा दे सकता हो। इसके अलावा कोई तरीका कार नहीं है। तो जब तक पूरी सियासी जमातों का निज़ाम नहीं बदला जाएगा, इसका कोई फायदा होने वाला, जब फायदे की बात आप कर रहे हैं। जहां तक फॉरेन फंडिंग केस का ताल्लुक है, मेरा ख्याल में सबसे कमजोर केस पीटीआई का इसलिए है कि वो फॉरेन फंडिंग पर है। बाकी पार्टियों का केस तो फंडिंग पर है कि उनकी फंडिंग ही फेयर नहीं है। पर किसी ने कहा कि मेरे कोई 5 करोड़ दे गया, कहां से दे गया, कौन दे गया, कुछ रिजल्ट नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिसीट नहीं है। तो ये कहना कि ये पार्टियों के किसी का भी ये निज़ाम, ये हिसाब किताब दुरुस्त है, ये सही बात नहीं है। लेकिन जब तक पार्टियों का पूरा निज़ाम और हमारे यहाँ इलेक्शन के अखराजात का निज़ाम एक बनतकी रैशनल नहीं होता, हम नहीं समझ सकते कि पार्टियां इससे कुछ फायदा उठा सकती हैं। रजा रूमी साहब, आप भी समझते हैं निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा फिलहाल ये फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से? नहीं, मेरे ख्याल से निज़ाम बिल्कुल देखिए, निज़ाम कोई भी जो होता है वो वक्त के साथ ही ठीक होता है। इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनको बनने में, चलने में कई दिहाइयां लग जाती हैं। इंसानी
तारीख का यही तजुर्बा है, और खुसूसन जमहूरी इंस्टीट्यूशंस जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान में तो बार बार जमहूरियत डीरेल होती रही है, तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 100% सही तरह से काम करे। उसको मौका मिलेगा, आज़ादी मिलेगी, खुद मुख्तारी मिलेगी, तो बिल्कुल वो अपना काम करे। जैसे कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी जो रवैया है, चाहे वो डस्का के इंतखाबात में धांधली हो, उसके ऊपर री इलेक्शन ऑर्डर करना पहली बार पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है। इसी तरह पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस कितने सालों से, 6-7 साल से तारीखों पे तारीखें, सैकड़ों पेशियां, बिल आखिर वो निकल ही आया है। तो ये खुश आइंद बात है, और हमें इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए कौन सी पार्टी इसकी जद में आती है कि नहीं आती। सभी पार्टियों के ऊपर जो कवानीन है वो लागू होने चाहिए, और कवानीन लागू करने के लिए इदारे जो हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अदलिया, उनका बड़ा अहम रोल है, और मीडिया का भी बड़ा अहम रोल है कि वो ये बावर करवाए। इस वक्त जो मामला जिसका आपने जिक्र किया है, इस वक्त तो पीटीआई है उस स्पॉटलाइट के अंदर। तो सबसे पहले तो पीटीआई को अपनी जो जस्टिफिकेशन, वो अकाउंट्स जो उन्होंने छुपाए इलेक्शन कमीशन से, जो स्क्रूटनी कमेटी के मुताबिक जो उसकी तफसीलात अभी मंजर आम पे आई हैं, उनका हिसाब किताब देना होगा। और ये इसलिए भी जरूरी है कि कि ये वो पार्टी है जो बाकियों से हिसाब किताब मांगती है। तलाशी दो, आपको पता ना कि हैशटैग चला था, बड़ा अहम हैशटैग था 2016, 17, 18 में, जब वो कह रहे थे कि जी बाकी नवाज शरीफ तक तलाशी दे, मनी ट्रेल दे, वगैरह वगैरह। तो फिर जब वो दूसरों से तकाजा करते हैं तो उनको फिर अखलाकी बरतरी साबित करनी होती है, महज तकरीरों से और बातों से नहीं होती। तो इसलिए ये यहाँ से आगाज हो, और बाकी सब पार्टियों की भी इसमें वो जांच पड़ताल होनी चाहिए। पार्टी को खुद इसके लिए अपना वो निज़ाम जो है वो ठीक करना होगा। लेकिन पहले इसको तो चलने दें ना, इसको तो होने दें। ये भी अजीब बात है कि एक पार्टी के ऊपर, हुकूमती पार्टी के ऊपर केस आया तो सब कहते हैं जी बाकियों की भी बात करें, बाकियों की बात करें। भाई जो केस तो अभी चल रहा है उसको तो निपटाए ना इलेक्शन कमीशन। जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह। अलीना साहिबा, योर पॉइंट। जवाद, मुझे तो नहीं ये निज़ाम जो है, ये सिस्टम हमारा चेंज होता हुआ या बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी दो रीजंस हैं। अव्वल तो पार्टीज की जो स्ट्रक्चर है और पूरी जो पॉलिटिक्स नजर आती है इस मुल्क में, वो पर्सनालिटीज के इर्द गिर्द जो है वो घूमती हुई दिखाई देती है। और दूसरा पहलू ये कि जब आपको किसी चीज को सही करना होता है तो उसके लिए कोई एक्शन या मेजर्स लेना जरूरी होता है, मेजर्स लिए जाते हैं। जहां पर पार्टी फंडिंग मैकेनिज्म की बात है, कैसे सही होगा, पार्टी स्ट्रक्चरिंग की जो बात आती है, किस तरह से रिफॉर्म्स लेकर आए जाएंगे। हमने तो सालों सालों में रिफॉर्म्स जो है वो लेजिस्लेशंस भी, और ना कोई एक्शन होता हुआ दिखाई दिया है, नजर नहीं आया। दूसरी चीज ये कि कितने आप जानते हैं कि सेनेट की सीट के कितने करोड़ में बिकती है, वो सबके सामने वीडियो सर्फेस होती है, वीडियो मंजर आम पर आती है। क्या एक्शन होता है, किधर जाता है वो पैसा, वो रकूम जो है वो किधर जाती है। एफआईए रिपोर्ट के चालान का मैं सिर्फ हवाला देना चाहूंगी शहबाज शरीफ साहब के केस से मुतालिक, कि जी वो जो पार्टी फंड का जो पैसा था वो उनके पर्सनल अकाउंट में, वो उनके अपने अकाउंट में चला गया। तो कहने का मकसद है कि ये इस हवाले से जो है ये पार्टी फंडिंग मैकेनिज्म और जो स्ट्रक्चरिंग है, इस हवाले से रिफॉर्म्स की अशद जरूरत है, लेजिस्लेशन की अशद जरूरत है, एक्शन की अशद जरूरत है, जो कि दिखाई तो नहीं दे रहा। और फिर किस बेसिस पे जो है आप एक्सपेक्ट करते हैं कि निज़ाम जो है वो बेहतर हो पाएगा, तो नजर तो नहीं आता बेहतर होते हुए। निज़ाम बेहतर नहीं हो पाएगा। अलीना शिगरी साहिबा, आपका भी इस हवाले से पॉइंट आया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, अलीना शिगरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी, सज्जाद मीर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, शहजाद चौधरी साहब और अज़हर रोमी साहब प्रोग्राम में मौजूद थे। फैसल वावड़ा साहब जो है उनको नाअहल किया गया। इस हवाले से हमने प्रोग्राम में आज बात की। प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा इस तरह के बयानात का, और निज़ाम भी, हमारे मेहमानों का ज़्यादातर यही मौक़िफ़ सामने आया कि दुरुस्त नहीं हो पाएगा फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।